नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। और आज अपन एमसीक्यूज लेके आए हैं। स्पेशल एमसीक्यूज है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी के अपनी क्लास। तो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रिपीटेड लेबोरेटरी फाइंडिंग इन पर्सन विथ रीनल फेलियर। क्वेश्चन रिलेटेड टू है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर में कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी? ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन फर्स्ट जो है वो है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल, BUN। BUN मीन्स ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल 35 mg/dl एंड पोटेशियम 4.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ऑप्शन सेकंड है ब्लड pH 7.2 एंड पोटेशियम 6.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ऑप्शन थर्ड है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल 15 mg/dl एंड इंक्रीज सीरम कैल्सिटोनिन एंड क्रिएटिन 1 mg/dl। एंड ऑप्शन 4 इज BNU इज 45 mg/dl एंड पोटेशियम इज 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो आपके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है वो आप अपना गेस कर लीजिए। साथ साथ में जैसे मैं क्वेश्चन डालती हूँ, आंसर बताने से पहले आप अपना जो क्वेश्चन है वो देख लिया करो अच्छे से, और क्या इसका आंसर है वो देख लिया करो, ताकि आपको खुद का एवोल्यूशन हो जाए कितने आपके करेक्ट आंसर होते हैं। इससे आपको खुद का एवोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? रीनल फेलियर के बारे में। तो रीनल फेलियर में क्या फाइंडिंग अपने को देखने को मिलती है? पोटेशियम लेवल हमेशा इंक्रीज होता है, क्योंकि रीनल का मेनली जो रिलेटेड है वो पोटेशियम से रिलेटेड है, पोटेशियम का एक्सक्रीशन से रिलेटेड है। अगर रीनल फेलियर की कंडीशन होगी तो पोटेशियम का लेवल है वहाँ पे आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। साथ ही क्या रीनल फेलियर की सिचुएशन में क्या होता है, जो ब्लड pH है वो भी अल्टर मिलेगी। और अल्टर कैसी होगी? एसिडोसिस की कंडीशन होगी। तो यहाँ ऑप्शन में आप आइडेंटिफाई कीजिए कि एसिडोसिस हो रहा है या फिर पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो pH है वो 7.2 है। जो ब्लड की नॉर्मल pH की अपन बात करें तो 7.35 टू 7.45 है, बिलो 35 है, 7.35 है। तो वो इंडिकेट करती है एसिडोसिस की कंडीशन को। तो यहाँ पे एसिडोसिस हो रहा है यानी कि रीनल फेलियर है। सेकेंड अपने को दे रखा है इसी ऑप्शन में पोटेशियम का लेवल भी बढ़ा हुआ दे रखा है। नॉर्मली पोटेशियम की लेवल कितना होता है? नॉर्मल पोटेशियम का लेवल होता है वो 3.5 टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अप्रोक्सीमेटली 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। तो यहाँ पे कितना है? 6.5। तो यानी कि ये बढ़ा हुआ है। तो ये ऑप्शन सटीक है। बाकी सारे ऑप्शन में पोटेशियम का लेवल जो है दो ऑप्शन में फर्स्ट और फोर्थ में नॉर्मल रेंज में है। सेकंड में इसमें पोटेशियम का दे नहीं रखा, इसमें क्रिएटिनिन का दे रखा है। तो क्रिएटिनिन का नॉर्मल लेवल जो होता है 0.6 टू 1.6 mg/dl, यानी कि ये भी क्या है? लिमिट रेंज में है, किडनी फेलियर को डिनोट नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इम्पोर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट फॉलोइंग द ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। प्रोस्टेट को जब आप रिसेक्शन करोगे उस टाइम पे आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट क्या रहने वाला है? ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस फर्स्ट है असिस्ट द सर्जिकल साइट फॉर द साइन ऑफ इन्फेक्शन। ऑप्शन बी असिस्ट द वाइटल साइन। ऑप्शन सी इज मेंटेन द पेटेंसी ऑफ 3-way ल्यूमन फोलिस कैथेटर फॉर होम्योस्टेसिस। एंड ऑप्शन डी इज एडमिनिस्टर ऑर्डर एनाल्जेसिक। तो यहाँ पे आप अपना आंसर जो है वो गेस कर लीजिए कि आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। और करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब जब भी आप ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन करोगे तो वहाँ पे जो फोलिस कैथेटर है वो भी कौन सा? 3-way फोलिस कैथेटर है। 3-way का क्या होता है? फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है? जो यूरिन है उसके पास आउट के लिए होता है। सेकंड जो होता है वो बलून फिक्सेशन के लिए होता है। थर्ड जो होता है वो इरिगेशन के लिए होता है। तो आप जब भी प्रोस्टेट है उसको रिसेक्शन करोगे उस टाइम पे क्या ध्यान में रखोगे? 3-way कैथेटर है उसकी पेटेंसी को मेंटेन करके रखोगे, जिससे क्या होगा? जो यूरिनरी ब्लैडर है वो डिकम्प्रेस ही रहेगा और यूरिन जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है उस पर कंप्रेशन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये था सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन। द एल्बो इज डैश डैश टू रिस्ट, यानी एल्बो रिस्ट से किस तरह कनेक्टेड है, इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है वो पूछा गया है। ऑप्शन क्या है? डिस्टल है, इंटीरियर है, पोस्टीरियर या प्रोक्सिमल है। तो एल्बो रिस्ट से क्या है? प्रोक्सिमल है। कैसे है? दो
वर्ड होते हैं, एक होता है डिस्टल, एक होता है प्रोक्सिमल। तो अपन थोड़ा सा यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं कि ये स्कैपुला से आ रहा है, ये आपकी ह्यूमरस बोन है, ये आपकी यहाँ पे रिस्ट हो जाएगी, ठीक है। ये अल्ना है, रेडियस है, जो भी है, ये एल्बो जॉइंट है। तो फर्स्ट कौन सा आ रहा है? एल्बो आता है। तो उसके बाद में क्या आएगा? रिस्ट आएगा। तो एल्बो क्या होगा? प्रोक्सिमल होगा। नियर बाई है वो प्रोक्सिमल होता है, और जो बाद में होता है वो होता है डिस्टल एंड। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि जो रिस्ट है वो एल्बो से कैसे कनेक्टेड है, रिस्ट है वो शोल्डर से कैसे कनेक्टेड है, तो अपन क्या करें? रिस्ट है वो शोल्डर से डिस्टल है। बट पूछा है कि एल्बो और रिस्ट के बारे में, तो एल्बो प्रोक्सिमल है और जो रिस्ट एंड है वो क्या है? डिस्टल एंड है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में ये प्रोक्सिमल रिलेशन होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द स्किन ट्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग। स्किन ट्रैक्शन के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रैक्शन क्या होता है। तो ट्रैक्शन एक डिवाइस जो है अपन काम में लेते हैं, किसके लिए? जो बॉडी पार्ट है उसको इमोबिलाइज करने के लिए, इमोबिलाइजेशन के लिए जो डिवाइस काम में लेते हैं उसको क्या बोलेंगे? ट्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ट्रैक्शन यहाँ पे पूछा है कि स्किन ट्रैक्शन कौन कौन सा है। तो ट्रैक्शन के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है स्किन ट्रैक्शन, एंड सेकंड जो होता है वो होता है स्केलेटल ट्रैक्शन। फर्स्ट क्या है? स्किन ट्रैक्शन, सेकंड है स्केलेटल। स्किन में क्या करते हैं अपन? डायरेक्टली जो भी एक्सट्रीमिटी है उस पर डायरेक्ट अपन क्या करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस अप्लाई करके उस पर ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। लेकिन स्केलेटल में क्या करते हैं? कोई भी पिन या वायर या फिर कोई स्टेम एंड पिन टाइप की इंस्ट्रूमेंट है वो बॉडी के अंदर फिक्स किया जाता है डायरेक्टली बोन के अंदर। यहाँ पे बोन के अंदर फिक्सिंग होती है कोई भी वायर की या पिन की, और उसके थ्रू क्या जो भी फ्रैक्चर पार्ट है उसको स्टेबलाइज किया जाता है, इमोबिलाइज किया जाता है। तो स्किन ट्रैक्शन के टाइप पूछे यहाँ पे, तो बक एक्सटेंशन ट्रैक्शन है, रसल ट्रैक्शन है, डनलोप ट्रैक्शन है, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही क्या है? स्किन ट्रैक्शन के टाइप हैं। बक ट्रैक्शन जो है वो भी रशल है एंड डनलोप भी है। बक और रशल ट्रैक्शन है वो लोअर एक्सट्रीमिटी के लिए काम में लिया जाता है, और जो डनलोप ट्रैक्शन है वो अपर एक्सट्रीमिटी के लिए काम में लिया जाता है जब फ्रैक्चर होता है तो उसको इमोबिलाइज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द सर्जिकल प्रोसीजर डन टू रिलीव द प्रेशर इन द कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में प्रेशर को रिलीव करने के लिए कौन सी सर्जरी परफॉर्म की जाती है? ऑप्शंस क्या है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो होता है वो फ्रैक्चर जब होता है, बॉडी पार्ट में फ्रैक्चर जब होता है तो उसकी वजह से जो इडेमा फॉर्मेशन होता है, स्वेलिंग होता है, और उसकी वजह से प्रेशर अप्लाई होता है जो अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी है उसमें, उसको बोलते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। और ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम है उसके स्पेशल साइन होते हैं, 6P के थ्रू इसको डिनोट करते हैं। जैसे कि वहाँ पे पेलनेस पेन होगा, पेलनेस दिखेगी, पेरेस्थेसिया होगा, तो 6P होते हैं जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम के आइडेंटिफिकेशन के लिए काम में लिए जाते हैं। पूछा क्या गया है कि सर्जिकल प्रोसीजर आप क्या परफॉर्म करोगे? तो सर्जिकल प्रोसीजर अपन परफॉर्म करते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम को रिलीव करने के लिए फेसियोटोमी। अब फेसियोटोमी क्या होता है? फेसियोटोमी में एक ओपनिंग की जाती है जहाँ पे इडेमेटस पार्ट है, सेवेलस पार्ट है, और वहाँ से प्रेशर को डिकम्प्रेस किया जाता है, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन क्या? ओपन रिडक्शन विथ इंटरनल फिक्सेशन एंड एथेरोप्लास्टी यानी बोन का रिकंस्ट्रक्शन होता है। और ऑप्शन ए जो है ORIF, जिसमें क्या करते हैं कि जो बॉडी के पार्ट है उसको फिक्स करने के लिए और इमोबिलाइज करने के लिए जो सर्जरी परफॉर्म की जाती है उसको अपन बोलते हैं ORIF, ठीक है। ये दो तरह से होती है, ओपन भी हो सकती है, क्लोज भी हो सकती है। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम को रिलीव करने के लिए हमेशा क्या किया जाता है? फेसियोटोमी किया जाता है, जिसमें क्या करते हैं जो भी एक्सट्रीमिटी अफेक्टेड है, जहाँ पे स्वेलिंग है, इडेमा है, वहाँ से प्रेशर है उसको रिलीव किया जाता है, ठीक है। अब अपन मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस इज कॉल्ड। फ्रैक्चर से ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी। जो डिस्टल रेडियस है उसके फ्रैक्चर को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है ह्यूमे फ्रैक्चर, ऑप्शन सेकंड है मोंटेजिया, ऑप्शन थर्ड है ग्लेजी फ्रैक्चर, एंड ऑप्शन फोर्थ है
कुलेज फ्रैक्शन। तो जो डिस्टल रेडिएशन है, रेडियस है, उसमें फ्रैक्चर होगा तो उसको अपन बोलेंगे कुलेज फ्रैक्चर। ओके, बाकी सारे जो है वो भी फ्रैक्चर के टाइप ही है। मोंटेजिया फ्रैक्चर क्या होता है, जो अल्नार और रेडिएशन के बीच में जो जॉइंट होता है, जो बीच में जॉइंट होता है उसमें डिसलोकेशन होता है। अप्रोक्सीमेटली 1/3 एंड पे जो डिसलोकेशन होता है उसको मोंटेजिया कहते हैं। और ग्लेजी फ्रैक्चर जो है वो भी अपर एक्सट्रीमिटीज का फ्रैक्चर होता है, जिसमें क्या है, जो डिस्टल एंड है रेडिएशन का, वो उसमें फ्लेक्शन देखने को मिलता है। कुलेज फ्रैक्चर जो होता है, जो उसको अपन दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको अपन बोलते हैं डिनर फोक। डिनर फोक के नाम से भी जानते हैं इस फ्रैक्चर को। और ये क्वेश्चन 2 या 3 बार रिपीट हो चुका है कुलेज फ्रैक्चर के बारे में, या फिर डिनर फोक के नाम से भी पूछा जा सकता है। डिनर फोक क्यों है, क्योंकि इसमें जब फ्रैक्चर होगा तो आपकी जो एक्सट्रीमिटी, जो मेटाकार्पल बोन है वो, और जो टार्सल्स बोन है, वहाँ पे कुछ जो डिनर फोक होती है, जो कांटे वाली चम्मच होती है, कुछ उस तरह से क्या पे आपको एक्सरे में स्टडी होगी, और उसको क्या बोलेंगे, कुलेज फ्रैक्चर बोलेंगे या फिर डिनर फोक बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एल्डरली वुमेन आर मोर प्रोन टू डेवलप द हिप फ्रैक्चर। हिप फ्रैक्चर की, हिप फ्रैक्चर जो एल्डरली वुमेन है उसमें ज़्यादा होता है। रीजन क्या है, ये पूछा गया है। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन फर्स्ट है डिक्रीज एस्ट्रोजन सिक्रेशन, ऑप्शन सेकंड इंक्रीज बोन डेंसिटी, ऑप्शन थर्ड इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, एंड ऑप्शन डी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। तो एल्डरली वुमेन है, यहाँ पे क्या दिया, एल्डरली वुमेन दिया। एल्डरली वुमेन का रिलेटेड किससे करेंगे, ये सेकंड टाइप क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, थोड़ा सा घुमा के। एल्डरली वुमेन में क्या होगा, मेनोपॉज की कंडीशन अराइज हो जाएगी, और मेनोपॉज की कंडीशन अराइज होगी तो इसमें क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल जो होगा वो रिड्यूस होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, फ्रैक्चर होने के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपन मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आफ्टर द टोटल हिप रिप्लेसमेंट द percutaneous to be taken to avoid dislocation of the precaution है sorry after total hip replacement the precaution to be taken to avoid dislocation of the prosthesis। जो हिप रिप्लेसमेंट हुआ है उसके बाद में आपको क्या करना है, डिसलोकेशंस को प्रिवेंट करना है, यानी वापस से जो आपने सर्जरी की है वो उसको फर्दर इंजरी से प्रिवेंट करना है। तो उसके लिए आप क्या एक्शन लेने वाले हैं, ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए, अवॉइड द क्रॉसिंग योर लेग एंड बेंडिंग योर हिप पोस्ट ए राइट एंगल। ऑप्शन बी है अवॉइड लो चेयर। ऑप्शन सी, स्लीप विद द पिलो बिटवीन लेग फॉर 6 वीक, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव। तो हिप डिसलोकेशन है, उसको प्रिवेंट करना है, यानी कि हिप का ट्रांसप्लांट किया है, हिप रिप्लेसमेंट यानी हिप ट्रांसप्लांट किए, और आपको करना क्या है, प्रिकॉशन लेनी है ताकि आप फर्दर उसको डैमेज होने से प्रिवेंट कर सको, जो आपने सर्जरी की है उसको डिसलोकेशन होने से प्रिवेंट कर सको। तो ये सारे ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट होने वाले हैं यहाँ पे, कि आपको जो भी क्लाइंट है उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि जो लेग है उसकी क्रॉसिंग है वो ना करें, जब भी स्लिप करे तो लेग को क्रॉस नहीं करे। लेग जो है उनको अबडक्टेड पोजीशन में रखना है। अबडक्टेड पोजीशन का मतलब क्या है, फार, दोनों के बीच में गैप रखना। गैप रखने के लिए क्या कर सकता है, पिल्लो भी यूज में ले सकता है। कितने दिन तक, एटलीस्ट 6 वीक पिल्लो बिटवीन द बोथ लेग प्लेस करके उसको स्लिप करना। जो भी लो चेयर है या फिर जो फर्श पे बैठना, लाइक दैट एक्टिविटी है, उनको भी क्या करना है, अवॉइड करना है। तो हिप रिप्लेसमेंट के लिए सारे ही प्रिकॉशन क्या है अपने को काम में लेने। ठीक है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट अपन मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज ऑल द फॉलोइंग हार्मोन एक्सेप्ट। एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है, लेकिन लास्ट में क्या डाला है, एक्सेप्ट, मतलब इनमें से जो ऑप्शन दिया जाएगा इनमें से कौन सा नहीं करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। सेकंड है ऑक्सीटोसिन। थर्ड है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड फोर्थ है कोर्टिसोल। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इनमें से कौन सा हार्मोन सिक्रेट नहीं करती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं जो कोर्टिसोल है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू रिलीज नहीं किया जाता। किसके थ्रू किया जाएगा, ये एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू रिलीज किया जाएगा। बाकी सारे हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू
सिक्रीट किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज बाय द हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन होगी तो कौन से सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शंस क्या है, हाई सीरम कैल्शियम लेवल, हाई सीरम पोटेशियम लेवल, लो सीरम कैल्शियम लेवल एंड लो सीरम पोटेशियम लेवल। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है उसके सिक्रेशन क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। और जो पैराथार्मोन हार्मोन होता है उसका फंक्शन क्या होता है, ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करेगा और बोन में कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करेगा। बोन में कम करेगा बट जो ब्लड है सीरम है उसमें इंक्रीज करेगा। ये फंक्शन किसका होता है, पैराथायरॉयड का, जो अपोजिट वर्क करता है किसके, कैल्सिटोनिन के। कैल्सिटोनिन क्या करता है, ब्लड में डिक्रीज करता है और बोन में इंक्रीज करता है। बट पैराथार्मोन क्या करेगा, जो कैल्शियम लेवल है वो सीरम में तो बढ़ाएगा और बोन में कम करेगा। तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन है, इनकी पैराथार्मोन कम है तो इसकी वजह से क्या होगा, सीरम में भी क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, लो सीरम कैल्शियम लेवल। और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन होगी तो वहाँ पे क्या होगा, सीरम कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये सारे अपने MCQs थे। अब एक बात आपको मैं सूचित करना चाहती हूँ कि अपन ने एक क्विज कंडक्ट की थी जिसके विनर जो है, जिसमें अपन ने 10 क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे। 10 क्वेश्चन में से जितने करेक्ट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने विनर है डिसाइड किया है। और विनर जो है वो है, फर्स्ट विनर अपना क्यूज का रहा है वो रहा है मिस्टर दिलीप फ्रॉम जैसलमेर एंड सेकंड विनर जो है वो है मिस्टर सुनील फ्रॉम सीकर। तो ये अपने विनर रहे हैं क्विज़ के। अगर आपको भी क्विज़ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आपके नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पे है, इन पे आप अपने पर्सनली मैसेज करो और क्विज़ कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन जो है उसकी आपको PDF चाहिए तो PDF भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अवेलेबल है, वहाँ से आप PDF ले सकते हो। ठीक है, अभी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है। वीडियो कैसा लगा उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके कितने क्वेश्चन चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।